हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इजी बायोलॉजी विद रूबल पर। आज मैं आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मैं गारंटी लेती हूँ, देखो, अगर आपने आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया तो आपके यहाँ से 2 नंबर पक्के हैं। आप अगर सीटेट 2026 या फिर यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखो, हमने इस चैप्टर से पहले सेल वाला चैप्टर पढ़ा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ना उसमें कि जो हमारा शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। मैंने उसमें आपको बताया था कि अगर हम अपने शरीर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा। जो हमारा शरीर है वो कई सारी कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है। तो जो कोशिकाएं होती हैं ना, उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए एनर्जी। तो ये एनर्जी मिलेगी कहाँ से? ये एनर्जी मिलेगी हमें भोजन से। और जो भी हम भोजन या आहार ग्रहण करते हैं ना, उससे हमें ये एनर्जी मिलेगी। तो जो भी हम भोजन करते हैं वो कैसा होता है, किस फॉर्म में होता है? वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में होता है, ठीक है, जटिल अणुओं में होता है। लेकिन जो सेल है उसको एनर्जी सरल अणुओं से मिलती है। क्लियर? किससे मिलती है? सरल अणुओं से मिलती है। तो जो पाचन तंत्र है, जो हम भोजन लेते हैं, भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करता है। तो यही काम किसका है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। क्या करता है डाइजेस्टिव सिस्टम? जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, भोजन के जो जटिल अणु हैं, उनको सिंपल मॉलिक्यूल में, मतलब कि उनको एक सरल अणुओं में परिवर्तित करता है, ठीक है। किस लिए? जिससे सेल को एनर्जी मिलती रहे। तो आज का अपना टॉपिक समझ आया, क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो भी ऑर्गन मिलकर ये काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जितने भी ऑर्गन्स मिलकर ये पूरा का पूरा काम करते हैं उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। बड़ा फूड फिर उसको छोटे फॉर्म में, यूजेबल फॉर्म में, तभी तो सेल्स को एनर्जी मिलेगी। क्योंकि जो सेल्स है ना, वो डायरेक्ट जो फूड हमने लिया वो उसको कॉम्प्लेक्स अणुओं से एनर्जी नहीं मिलती, उसको एनर्जी मिलती है सरल अणुओं से। तो जो पाचन है, पाचन क्या है? वह भोजन के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जटिल अणुओं को सिंपल मॉलिक्यूल अणुओं में क्या करता है? परिवर्तित करता है। तो जो एंजाइम है, कुछ एसिड्स हैं जो इस प्रक्रिया में क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। कुछ हमारी बॉडी के अंदर ना कुछ ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, जो एंजाइम और जो एसिड हैं उसको प्रोड्यूस करती हैं, जिस वजह से हमारी जो पाचन की प्रक्रिया है वो पूरी होती है। तो भोजन को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल में परिवर्तित करने को भोजन का पाचन कहा जाता है। तथा इस प्रक्रिया को संपन्न करने वाले जो भी अंग हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं जो इसमें हेल्प करते हैं, उनके समूह को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। क्लियर यहाँ तक सभी को? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पाचन तंत्र क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरी है। तो देखो, मनुष्य को विभिन्न कार्यों के लिए बहुत सारे जो पोषक पदार्थ हैं ना, उनकी आवश्यकता होती है। क्लियर? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। क्लियर है सभी को? जो मनुष्य है, हम लोग हैं, जैसे हमें कार्य करने के लिए इन सभी पदार्थों की आवश्यकता होती है। देखो, इनमें से जो प्रोटीन, विटामिन और जो मिनरल्स हैं, ये जो 3 हैं, सॉरी, विटामिन, मिनरल और जो वाटर है, विटामिन, मिनरल और वाटर, नीचे के जो तीनों हैं, ठीक है, इनको जो हमारा पाचन तंत्र है वो अवशोषित कर लेता है। यानी कि इनको स्मॉल मॉलिक्यूल में नहीं बदला जाता, इनका डायरेक्ट ही अवशोषण हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्लियर? तो कॉम्प्लेक्स होने की वजह से हमारा जो पाचन तंत्र है वो इनको सिंपल मॉलिक्यूल में परिवर्तित करेगा, देन तभी इसको अवशोषित हमारी जो सेल्स हैं कर पाएंगी। सबको यहाँ तक समझ आया? तो देखो, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, उसको ग्लूकोज में बदलेगा, ठीक है। जब भी कोई बीमार हो जाता है तो जो डॉक्टर है उसको ग्लूकोज देते हैं ना, वहाँ पे हॉस्पिटल में जब जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इंस्टेंट एनर्जी देता है, ठीक है। प्रोटीन को किस में बदलेगा?
एमिनो एसिड में बदलेगा, ठीक है, फैट को फैटी एसिड में। क्लियर। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसकी इसमें हेल्प कौन करेगा? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में और फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करने में कौन हेल्प करेगा? तो जो एंजाइम्स हैं ना, वो हेल्प करेंगे, वो पाचन क्रिया को तेज करेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो जो हमारे भोजन के पाचन की प्रक्रिया है वो कितने चरणों में पूरी होती है? वो 5 चरणों में पूरी होती है। क्वेश्चन सीधा सीधा आता है यहाँ से, आपको सीटेट और यूपीटेट में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इनका सीक्वेंस कई बार पूछा जाता है कि इनके जो सीक्वेंस है इसको अरेंज करो। तो देखो, जो फर्स्ट है इंजेक्शन, इसमें क्या होता है? फूड को माउथ में लेना। क्लियर? क्या कहलाता है? इंजेक्शन। डाइजेशन क्या होता है? फूड को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना। क्लियर? अब्जॉर्प्शन क्या है? अवशोषण। जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ब्लड, वो जो है ब्लड में चला जाता है। और नेक्स्ट क्या है? एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। बॉडी उस एनर्जी को यूज करती है। नेक्स्ट है इजेक्शन, जो वेस्ट बचता है लास्ट में उसको बॉडी से बाहर निकालना। ठीक है, ये क्या कहलाता है? इजेक्शन कहलाता है। तो जो हमारे भोजन के पाचन तंत्र की प्रक्रिया है वो कितने चरणों में पूरी होती है? 5 चरणों में पूरी होती है। इंजेक्शन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेक्शन। प्लीज़ नोट डाउन कर लेना इनको, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं इस टॉपिक को आपको इस तरीके से कराऊंगी कि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं रहेगा, कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन अगर आएगा तो आप उसको 100% सोल्व करोगे। पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मैं आपको कराऊंगी। ये नहीं कि एक सिंपल एक पार्ट करा के मैंने आपको बेसिक करा के छोड़ दिया। और लास्ट में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs MCQs कराऊंगी। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो, अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, जो हमारा मतलब मनुष्य का जो पाचन तंत्र है ना, उसके 2 भाग होते हैं। ठीक है, एक तो होता है आहार नाल और दूसरा होता है, ये रहा देखो, दूसरा होता है सहायक ग्रंथियाँ। क्लियर? इनको एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड भी कहते हैं। तो देखो, जो आहार नाल है, ठीक है, हम भोजन मुंह में डालते हैं, मुंह से लेकर एनस गुदा तक जो पूरी की पूरी नाल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आहार नाल बोलते हैं। इसकी लंबाई लगभग 9 मीटर होती है, यानी कि 32 फीट होती है। आहार नाल की लंबाई की बात कर रही हूँ मैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या शामिल होता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट है इसमें मुख। मुख और मुख गुहा, माउथ, बकल कैविटी। प्लीज़ यहाँ पर नोट कर लेना, बकल कैविटी, मुख और एवं मुख गुहा। ठीक है, सेकंड है इसमें ईसोफेगस, भोजन की नली। नेक्स्ट है भोजन नली। और थर्ड है स्टमक, अमाशय। फिर है स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर है लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर? पहले भोजन हम मुंह में लेंगे, उसके बाद ईसोफेगस फूड पाइप में जाएगा, इससे फिर स्टमक में जाएगा, स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो एनस के थ्रू, गुदा के थ्रू शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये पूरा का पूरा क्या है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। यहाँ तक सबको समझ आया? प्लीज यस और नो कमेंट में जरूर करना। अब इनकी पाचन तंत्र में सहायता कौन करेगा? देखो, पाचन तंत्र समझ आ गया, लेकिन इनकी पाचन तंत्र में सहायता कौन करेगा? इनकी पाचन तंत्र में सहायता करेंगी सहायक ग्रंथियां, जो एसेसिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। सबसे फर्स्ट है देखो सलीवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। सेकंड है गैस्ट्रिक ग्लैंड। थर्ड है लीवर, गोल ब्लैडर, पेनक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ठीक है, जो कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इन ग्रंथियों से प्रोड्यूस होते हैं, वो क्या करते हैं? वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं, तोड़ते हैं। तो चलो देखते हैं ऐसी कौन कौन सी ग्रंथियां हैं। मैंने आपको सभी बता दी, प्लीज़ नोट डाउन कर लेना ये कौन कौन सी ग्रंथियां हैं। सलीवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, गोल ब्लेडर, पेनक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो ये सभी ग्रंथियां क्या करती हैं? ये सभी ग्रंथियां एक प्रकार का एंजाइम यानी कि एक रस निकालती है जो कि पाचन की प्रक्रिया को तेज करने में हेल्प करता है। तो जो भी हम भोजन इनटेक करते हैं, पहले कहाँ जाएगा? पहले मैंने बताया ना आपको अभी, पहले जाएगा मुख से,
मुख से कहाँ जाएगा, भोजन नली, ग्रास नली, फिर अमाशय, फिर छोटी आंत और फिर उसके बाद जाएगा बड़ी आंत और फिर उसके बाद गुदा द्वार से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जो भी हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा है उसको अब हम वन बाय वन देखते हैं और साथ में हम जो ये ग्लैंड्स हैं इनको भी करते जाएंगे कि कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रही है डिटेल में, लेकिन हम इसको दूसरे चैप्टर में करेंगे। जब हम हार्मोन्स वाला चैप्टर करेंगे ना उसमें हम इसको पूरा डिटेल में करेंगे, लेकिन जितना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है उतना हम इसमें साथ के साथ करते जाएंगे। क्लियर? तो चलिए अब हम अपना पाचन तंत्र का जो हमारा हिस्सा है उसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे फर्स्ट देखो क्या है, माउथ व मुख गुहा। सो यहाँ पे ये लार ग्रंथियां नहीं है, क्या है, माउथ और बकल कैविटी है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये जो है ना ये क्या है, बकल कैविटी है। ठीक है, जो भी हम मुख गुहा क्या है, जब हम मुंह खोलते हैं ना, जब हम मुंह खोलते हैं तो जो इसी को मुख गुहा कहते हैं। ठीक है, तो जो पाचन है वो सबसे पहले मुख गुहा से ही स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार एग्जाम में आता है कि पाचन तंत्र कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख गुहा से स्टार्ट होता है। तो हमारे मुंह में पाचन तंत्र के लिए क्या है, देखो सबसे पहले क्या है, टीथ है। वो क्या करते हैं, फूड को छोटे छोटे पीसेज में तोड़ते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन का काम करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, देखो ये क्या है, यहाँ से फूड इनटेक किया, फिर ईसोफेगस में जाएगा, फिर ये यहाँ पे स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और फिर उसके बाद एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो क्या है, और क्या होता है हमारे माउथ के अंदर, टंग। टंग क्या करती है, जो फूड है ना उसको मिक्स करती है। ठीक है, फूड को मिक्स करने में उसमें लार को मिक्स करने का काम करती है, जिससे जो हमारा फूड है वो निगलने में उसको हेल्प मिलती है। ठीक है, जो डाइजेशन को स्टार्ट भी करती है। क्लियर यहाँ तक सभी को? तो जो लार ग्रंथियां हैं ना, ह्यूमन में 3 पेयर्स की होती हैं जो लार ग्रंथियां हैं। सबसे वन देखो, कई बार क्वेश्चन आता है, सबसे फर्स्ट है पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, मनुष्य के मुख में ना 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं जो जीभ के नीचे तथा जीभ और गाल के किनारों पर पाई जाती है। ठीक है, फर्स्ट है पैरोटिड ग्लैंड जो सबसे बड़ी होती है, सेकंड होती है सबमैंडिबुलर ग्रंथि और जो थर्ड वन होती है सबलिंगुअल ग्लैंड जो सबसे छोटी ग्लैंड होती है। आई होप यहाँ तक सभी को समझ आया होगा। इनकी लोकेशन मैंने आपको बताई दी, कहाँ पर होती हैं ये, टंग के नीचे और गाल की साइड में होती हैं ये। ठीक है, अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमारा जो मुख है उसमें से डेली कितने लीटर सलाइवा डेली बनती है, तो 1 से 1.5 लीटर। क्लियर? कितनी? 1 से 1.5 लीटर। तो रसायन जो पाचन लार के द्वारा किया जाता है ना उसकी बात मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार आ जाता है ये कि हमारे मुंह से प्रतिदिन कितनी लार निकलती हैं। ठीक है, तो जो लार ग्रंथियां हैं ना उसमें से कितने प्रकार के, 2 टाइप के एंजाइम निकलते हैं। कितने प्रकार के? 2 टाइप के एंजाइम होते हैं हमारी सलाइवा में, एक है लाइसोजाइम और दूसरा है टाइलिन। देखो जब भी हम खाना खाते हैं ना, हमारे खाने के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया कुछ ना कुछ भोजन के साथ जाता ही है। ठीक है, तो जो ये लाइसोजाइम एंजाइम है ये क्या करता है, ये उसको जो बैक्टीरिया है ना जो हमारे फूड के साथ हमारे अंदर चले जाते हैं उनको किल करने का काम करता है। जो भी हम भोजन मुंह में लेते हैं उसको किल करने का काम करता है। ठीक है, तो जो लाइसोजाइम है वो माउथ में बैक्टीरिया को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। दूसरा एंजाइम है देखो टाइलिन। जैसे आपने देखा होगा कई बार छोटा बच्चा जो होता है वो मुख में कई बार कुछ भी बच्चे उठा के दे लेते हैं। ठीक है, तो उनके साथ क्या बहुत सारे बैक्टीरिया चले जाते हैं। तो जो लाइसोजाइम एंजाइम है ना ये क्या करता है, उन बैक्टीरिया को कुछ को तो वहीं पे मार देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे मुख में मर जाएंगे। कुछ देखो पेट के अंदर भी चले जाते हैं, उनको फिर जो हमारे पेट में जो एसिड होता है वो करता है अपना काम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो एंजाइम है वो क्या है, वो है टाइलिन। टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को मेल्टोज में कन्वर्ट करता है। क्लियर? अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट है ना जो उसका डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। आई होप आपको अभी तक समझ आ रहा होगा। फर्स्ट जो मैंने इसका पार्ट करा आपको समझ आया, माउथ और बकल कैविटी। प्लीज़ नोट डाउन करते जाना ये पॉइंट्स जो मैं एक एक आपको बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखो अब मैं ना आपको एक टर्म बताती हूँ, मुख से पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है, बोलस।
क्वेश्चन कई बार आता है ये, ठीक है। अगर हमने रोटी का टुकड़ा लिया और उसे चबाया, ठीक है, और उसमें लार मिल गई, ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा? बोलस कहलाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो क्या है। सेकंड जो हमारे पाचन तंत्र का जो अंग था वो क्या था? ईसोफेगस, फूड पाइप भी जिसको बोलते हैं, ग्रास नली, ठीक है। तो जो ईसोफेगस है वो क्या है? एक मस्कुलर ट्यूब है जो क्या करती है? माउथ को स्टमक से कनेक्ट करती है। माउथ को किससे? स्टमक से कनेक्ट करती है। इसकी जो लेंथ है वो लगभग 25 सेंटीमीटर की होती है और इसका जो वर्क है वो क्या है? फूड को माउथ से स्टमक तक ले जाना। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रीस्टॉलसिस, ठीक है। और जो ईसोफेगस है वो डाइजेशन नहीं करता, सिर्फ फूड ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर? जो ईसोफेगस की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं और फूड को पुश करती हैं। आपने जैसे देखा होगा चेस्ट की जो ट्यूब है उसको दबाते हैं ना, इसी तरीके से इसमें भी भोजन जो है वो नीचे की तरफ पुश होता है। देखो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं मैं, आप उल्टे लटक कर भी पानी पी सकते हो क्योंकि वहां पर ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। तो पानी कहाँ जाएगा? वो ईसोफेगस से सीधा स्टमक में ही जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो क्या है, हमारा जो थर्ड पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वो क्या है? स्टमक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अमाशय। देखो ये रहा। अब आप इसमें देखो, हमने फूड लिया माउथ से, ईसोफेगस के बाद फूड कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। यह क्या है? एक जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन होता है, जे टाइप का, ठीक है। फूड यहाँ पर 3 से 4 घंटे तक रहता है। सबसे ज़्यादा जो फूड रहता है ना यहाँ पर 4 घंटे तक रहता है, 3 से 4 घंटे तक। अब जो पार्ट है ना इसके वो क्या क्या है? 3 पार्ट होते हैं देखो हमारे स्टमक के। कार्डियक भाग, अपर पार्ट जो हार्ट के पास होता है, ये वाला देखो इसमें इमेज में आपको दिख रहा है, स्मॉल होगा थोड़ा कार्डियक वाला पार्ट। अब सेकंड पार्ट होता है फंडिक पार्ट, मिडल वाला जो पार्ट होता है ये रहा देखो फंडिक पार्ट। और जो नेक्स्ट वाला होता है देखो पाइलोरिक पार्ट, ठीक है, लोअर जो कि इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है। क्लियर? अब बात आती है रूगे। रूगे क्या है? रूगे एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है स्टमक की, इनर वॉल जो होती है ना, देखो जो स्टमक है उसकी जो इनर वॉल होती है ना उस पर छोटे छोटे रुगे टाइप स्ट्रक्चर होती हैं। क्लियर? तो वो क्या काम करती हैं? जब स्टमक खाली होता है ना वो फोल्ड हो जाती हैं और जब फूड आता है तो वो एक्सपेंड हो जाती है, ठीक है। फूड के उसके स्टमक हमारा बाहर की तरफ निकल आता है ना जब भी हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद तो जो रुगे हैं उनका काम क्या है? सरफेस एरिया को बढ़ाना, फूड को स्टोर करना, ठीक है। जो गैस्ट्रिक जूस है, जठर रस है, वो स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो जूस निकलता है उसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। इसके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl वो एसिडिक मीडियम बनाता है और बैक्टीरिया को किल करता है। देखो कुछ तो बैक्टीरिया हमारे माउथ में किल हो गए लाइसोजाइम एंजाइम से, लेकिन जो बचते हैं हमारे फूड के साथ चले जाते हैं वो क्या करेगा? उसको जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो वहाँ पर उनको किल कर देगा और एंजाइम को एक्टिव कर देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है पेप्सिन, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, और जो रेनिन है मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, मेनली चिल्ड्रन में। तो जो फंक्शन है ना स्टमक के वो क्या है? फूड को स्टोर करना, फूड को चर्न करना, मिक्स करना और प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट करना। देखो मैं रेनिन के बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ। वो दूध को दही में बदल देता है। आपने कई बार देखा होगा छोटा जो बच्चा होता है ना वो जब दूध पीता है, कई बार वो ज़्यादा दूध पी लेता है, तो ज़्यादा दूध पीने के बाद क्या होता है? जब वो उल्टी करता है ना तो फटा हुआ दूध निकलता है। हमारी आहार नाल का सबसे जो मतलब तो अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? नाम है इसका स्मॉल, लेकिन वैसे ये लंबाई में स्मॉल नहीं है, ये बात याद रखना। जो लार्ज इंटेस्टाइन है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना वो लेंथ में बहुत ज़्यादा लंबी है एज़ कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। चौड़ाई की वजह से
चौड़ाई की वजह से जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना इसकी चौड़ाई कम होती है लार्ज इंटेस्टाइन से, इस वजह से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्लियर, यहाँ तक सभी को समझ आया। तो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है ना उसका सबसे बड़ा जो भाग है वो छोटी आंत होती है। प्लीज़ नोट डाउन दिस पॉइंट। इसकी जो लेंथ है वो 6 से 7 मीटर तक होती है, मतलब कि 20 से 23 फीट तक होती है। और यहाँ क्या होता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है कहीं का, हमारे फूड का। तो जो टोटल एलिमेंट्री कैनाल की जो मैंने आपको बताई थी ना कि पूरी एलिमेंट्री कैनाल है जो 9 मीटर की होती है, लगभग उसकी 32 फीट होती है, तो उसमें से 20 to 23 फीट हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। क्लियर, 6 से 7 मीटर। अब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना इसके पार्ट्स देखो। डियोडिनम जो यू शेप स्ट्रक्चर होती है, यहाँ लीवर और पेनक्रियाज ओपन होते हैं, एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं। सेकंड है जिजेनम, इसमें डियोडिनम के आगे वाला जो पार्ट है, कई बार क्वेश्चन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट। जिजेनम में क्या होता है, डियोडिनम के आगे वाला पार्ट है जो फूड को आगे ले जाने का काम करता है। और थर्ड वन है इलियम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखो ग्रंथियाँ। देखो जो लीवर है ना वो बॉडी की क्या है, सबसे बड़ी ग्लैंड है, बाइल जूस बनाती है और बाइल को गोल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। कहाँ स्टोर किया जाता है, गोल ब्लैडर में। अगर किसी को कई बार पथरी हो जाती है गोल ब्लैडर में तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसके गोल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो बाइल जूस है वो डायरेक्ट स्टमक में जाता है, ठीक है, गोल ब्लैडर में स्टोर होने के बजाय। इसीलिए जो डॉक्टर है वो क्या सलाह देते हैं, जिनका गोल ब्लैडर निकल जाता है, कि थोड़ी थोड़ी देर में खाओ, रुक रुक कर खाओ, एक साथ ज़्यादा मत खाओ। नेक्स्ट क्या है, गोल ब्लैडर नाशपाती के जैसी बिल्कुल एक पियर जैसा शेप होता है जो बाइल को स्टोर करता है। बाइल का जो कलर है वो येलो ग्रीन टाइप का होता है। इसका जो पीएच है वो 7.7 होता है। फूड को एल्कलाइन बनाता है। स्टोन बनने पर मैंने वही आपको जो अभी बताया, गोल ब्लैडर जो है वो रिमूव किया जाता है। अब नेक्स्ट है बाइल। बाइल के दो पार्ट है, बाइल सोल्ट एंड बाइल पिगमेंट। सोडियम बाइकार्बोनेट और बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ठीक है, जो कि येलो कलर का होता है और एक ग्रीन कलर का होता है। इनके जो फंक्शन है वो क्या है, आरबीसी ब्रेकडाउन से बनता है और फिल्टर ना हो तो, अगर ये फिल्टर ना हो तो क्या हो जाता है, पीलिया हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है पेनक्रियाज, अग्नाशय। पेनक्रिएटिक जूस को निकालता है, ये भी एल्कलीन होता है। इसका जो पीएच है वो 7.8 से 8.3 होता है। सभी न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है। और जो एंजाइम्स हैं वो कौन कौन से ये सिक्रेट करता है, लाइपेज जो फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं, और एमाइलेज स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, और जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। प्लीज नोट डाउन दीज पॉइंट। अब हम अपने पाचन तंत्र का लास्ट वाला हिस्सा करेंगे। देखो जो ग्रंथियां हैं ना, मैं इनको अभी आपको पूरा डिटेल में नहीं करा रही क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा। मैं इनका एक अलग से चैप्टर लेकर आऊँगी हॉर्मोन्स वाला, जिसमें हम पूरे के पूरे जो हॉर्मोन्स हैं ना उनको डिटेल में करेंगे हम। ह्यूमन हार्मोन जैसे प्लांट हार्मोन होते हैं ना, उसी तरीके से उनमें हम इनको सभी को, जितनी भी ग्लैंड्स हैं ना, सबको डिटेल में इनकी स्टडी करेंगे। अभी हमारा मेन मोटिव क्या है, पाचन तंत्र को समझना। क्लियर। तो नेक्स्ट क्या है, जहाँ जो अगर क्वेश्चंस जो आने वाले थे ना इनकी ग्रंथियों से, इस चैप्टर से रिलेटेड, वो मैंने आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट देखो लार्ज इंटेस्टाइन, जो बड़ी आंत है में डाइजेशन नहीं होता, ठीक है, इसमें किसी भी एंजाइम का निर्माण नहीं होता। यहाँ सिर्फ क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। अब जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसके जो पार्ट है वो क्या क्या है, सीकम, कोलोन और रेक्टम, ठीक है। जो अपेंडिक्स है वो क्या है, देखो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। कभी फूड अगर उसमें फंस जाए तो डॉक्टर क्या करते हैं, सर्जरी करके उसको निकाल दिया जाता है। उसका अभी कोई यूज़ नहीं है और धीरे धीरे वो डिसअपियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कोलोन। यहाँ जल का अवशोषण, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ सिम्बायोटिक जो बैक्टीरिया हैं वो पाए जाते हैं। वो क्या बनाते हैं, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन K। अब जो लास्ट वाला पार्ट है ना हमारे जो पाचन तंत्र का, वो क्या है, रेक्टम एनस। जो रेक्टम है उसमें अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है, स्टोर होता है, और एनस क्या है, गुदा, जिसके थ्रू जो फूड है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो बाहर निकाल दिया जाता है। अब मैं आपको कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। जो फूड की फॉर्म्स है, माउथ में अगर फूड हमने लिया, उसको चबाया, लार मिली, उसको क्या बोलेंगे, बोलस। स्टमक में अगर फूड में जो भी प्रोसेस हुआ उसको क्या बोलेंगे, काइन। इंटेस्टाइन में उसको बोलेंगे काइल। और जो स्टमक की वॉल पर होती है, क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है।
म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है, जो हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो इतना खतरनाक होता है, तो जो ये हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, ये अक्षारीय होती है नेचर में, तो ये क्या करती है, उसके जो एसिडिक मीडियम है ना उसको बैलेंस करके रखती है ताकि वो स्टमक को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। क्लियर यहाँ तक। तो नेक्स्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। उसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है, 6 to 7 मीटर, 20 to 23 फीट। क्वेश्चन यहीं से आते हैं, देखो बहुत ध्यान से आप इनको करो। लार्ज इंटेस्टाइन है, उसकी जो लेंथ है वो होती है 1.5 मीटर, अप्रोक्स 5 फीट। क्लियर। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs कराती हूँ जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू शुगर इन माउथ बाय विच एंजाइम? देखो इसका जो सही जवाब है वो है, आप मुझे कमेंट करके भी बताना कौन कौन से क्वेश्चन आपको आते थे। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी, टाइलिन। फटाफट करो, देखो क्वेश्चंस। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? किस पदार्थ में बदल जाते हैं? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, अमीनो एसिड में बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन है उसको जो हमारी सेल्स है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करती। हमारी सेल्स किसको एब्जॉर्ब करती है? सिंपल मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करती है। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे फूड के, उनको सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का काम करता है, जिससे हमारी सेल्स उसको एब्जॉर्ब करके उनको एनर्जी मिलती रहे। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह पाचन क्रिया को पूरा नहीं करता है? ये सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है और यूपी टेट में भी कई बार आया हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रासनली, बड़ी आंत और मलाशय, ईसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्पन्न अम्ल कौन सा होता है? कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मानव पाचन तंत्र में पित्त कौन स्रावित करता है? हु सीक्रेट्स बाइल इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? तो देखो जो लीवर है वो क्या करता है, बाइल को स्रावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भोजन का पाचन शुरू होता है, तो भोजन का पाचन तो हमारे मुख से शुरू होता है, तो हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लार किसके पाचन में मदद करती है? लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। फटाफट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पचे हुए भोजन का अवशोषण बड़ी आंत में होता है, या फिर बड़ी आंत छोटी आंत से चौड़ी और छोटी होती है? देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या है, मानव पाचन तंत्र में निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? तो जो गैस्ट्रिन है वो इसका पाचक एंजाइम नहीं है। ठीक है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, पाचक एंजाइम है। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज किससे बनता है? तो जो लाइपेज एंजाइम है वो किससे बनता है? अग्नाशय से बनता है। तो देखो अग्नाशय, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ग्रास नली से भोजन सबसे पहले अमाशय के किस भाग में पहुंचता है? जो फूड है जो ईसोफेगस से सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? सबसे पहले देखो ये कितना डीप क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया, कार्डियक भाग में पहुंचता है। आप बताना मुझे, स्टमक के मैंने आपको बताए थे ना 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, तो कहाँ पहुंचता है? कार्डियक पार्ट। देखा कितना इंपॉर्टेंट है, पूरी डीप स्टडी करना डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब ऐसे सीधे सीधे पेपर नहीं आता कि उठा के ऊपरी ऊपरी पेपर दे दिया। ये जो आपको सब, मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी का, सब जो आपको ये करा रहे हैं ना कि ऊपरी ऊपरी सिस्टम पढ़ा दिया, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। प्लीज़ डीप स्टडी करो अगर आपको अच्छे नंबर से पास होना है तो। अमाशय में भोजन को क्या कहते हैं? फूड इन स्टमक इज कॉल्ड काइम। तो आप मुझे खुद बताना कि जो मैंने आपको कराया, जितनी भी मैंने आज की क्लास में आपको कराया, उसको कराने के बाद आपने ये जितने भी PYQs हैं, एक भी PYQs ऐसा है कि जो मैंने ना कराया हो? देखो मैं सबसे पहले ना PYQs देखती हूँ और उसी के बेस पे अपने जो टॉपिक किस को पूरा डिटेल में उसी बेस पर कराती हूँ मैं कि क्वेश्चन कहाँ से उठ कर आ रहा है। क्योंकि एक टॉपिक को ना कितने तरीके से पढ़ा सकता है एक टीचर, उसको ऊपरी ऊपरी उसकी पूरे अच्छे से एनालिसिस करके कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, मैं उस बेस पे आपके लिए वो कंटेंट रेडी करती हूँ। तो आई होप आपको आज की जो क्लास है वो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको आज की जो क्लास है हमारी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो यूपी टेट CTET 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।